स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। राज्यपालों को निर्वाचित सरकारों के लिए अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए, लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। असंभव शर्त के उल्लंघन पर बीमा दावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना मानहानि मामले में मेधा पाटकर को प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश, कोर्ट ने जुर्माना कम किया। नैतिक पुलिसिंग न्यायालय का काम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जैन पुजारी के खिलाफ ट्वीट के लिए जुर्माना लगाने का आदेश खारिज किया। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के काफिले को धमकाने का आरोप, व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर की गिरफ्तारी। अब हाई कोर्ट ने राज्य से जवाब मांगा। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राज्यपालों की संवैधानिक भूमिका को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों और लोगों की इच्छा के प्रति उचित सम्मान के साथ कार्य करने का आह्वान किया है तथा ऐसे कार्यों के प्रति चेतावनी दी है जो निर्वाचित राज्य सरकारों के कामकाज में बाधा डाल सकते हैं या उन्हें कमजोर कर सकते हैं। न्यायालय ने पद की सीमाओं और जिम्मेदारियों की कड़ी याद दिलाते हुए कहा, हम राज्यपाल के कार्यालय को कमजोर नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना ही कहते हैं कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ कार्य करना चाहिए तथा विधायिका के माध्यम से व्यक्त लोगों की इच्छा और लोगों के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकार का सम्मान करना चाहिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित 10 विधेयकों पर स्वीकृति न देने और राष्ट्रपति के लिए उनके आरक्षण को अवैध घोषित करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा है, जिसमें उनके खिलाफ एक व्यंग्यात्मक वीडियो और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से लक्षित गद्दार शब्द के इस्तेमाल को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कामरा के वकील नवरोज सेरवाई ने अदालत को बताया कि मद्रास हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से उनकी अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि आदेश की प्रति अभी तक अपलोड नहीं की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कामरा को जान से मारने की धमकियां मिली हैं और उन्होंने बार बार अपना बयान वर्चुअली दर्ज करने की पेशकश भी की है, लेकिन अधिकारी उनकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर दे रहे हैं। सिरवाई ने तर्क दिया कि यह हत्या का मामला नहीं है, ये एक कॉमेडी शो का मामला है और वीडियो पहले से ही पुलिस के कब्जे में है। शुरू में 0 एफआईआर दर्ज की गई एफआईआर को शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा सार्वजनिक उपद्रव और मानहानि के लिए बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था और बाद में इसे खार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या कोई बीमा कंपनी किसी ऐसी शर्त को तोड़ने के लिए आपके दावे को अस्वीकार कर सकती है जिसका पालन करना ही असंभव हो? सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने एक बार्ज के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया जिसका समुद्री बीमा दावा न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कंपनी ने दावा किया कि बीमा धारक ने एक खंड का उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया था कि यात्रा मॉनसून से पहले शुरू और समाप्त होनी चाहिए, लेकिन यात्रा पूरी तरह से मॉनसून के दौरान ही निर्धारित थी। बार्ज 6 जून 2013 को मुंबई से कोलकाता के लिए रवाना हुआ मॉनसून के शुरू होने के बाद और बाद में इंजन की खराबी के कारण वहां फंस गया। जब बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया तो मालिक ने एनसीडीआरसी द्वारा शिकायत खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निर्देश दिया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मानहानि मामले में 1 साल की परिवीक्षा पर रिहा किया जाए। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने पाटकर की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा वाली व्यक्ति हैं और उन पर पहले से कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए उन्हें जेल की सजा की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने उन पर लगाए गए 10 लाख रुपए के मुआवजे को कम कर दिया और उन्हें 1 लाख रुपए सक्सेना को देने को कहा। मंगलवार 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें संगीतकार विशाल डडलानी और कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला पर जैन संत तरुण सागर का ट्विटर पर कथित तौर पर अपमान करने के लिए 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जबकि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को डडलानी और पूनावाला पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि उसने माना था कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि नैतिक पुलिसिंग करना कोर्ट का काम नहीं है और पुजारी द्वारा किए गए योगदान की तुलना डडलानी और पूनावाला के योगदान से करने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी अस्वीकार कर दिया। व्हाट्सएप संदेश के आधार पर एक व्यक्ति को 24 घंटे तक हिरासत में रखने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विशाल धगत ने राज्य को यह दिखाने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया कि संदेश का याचिकाकर्ता से क्या संबंध था और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के काफिले को धमकी देने से संबंधित हिरासत के कथित आधार हैं क्या। मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके घर से उठा लिया गया और 20 जून 2023 को लगभग 7 बजे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अगले दिन रिहा होने से पहले बिना किसी कारण के स्टेशन प्रभारी ने उसे बंद कर दिया। याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण के 24 घंटे से अधिक समय तक पुलिस स्टेशन की लॉकअप में रखा गया था। इसीलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन प्रभारी को एक लिखित शिकायत की, लेकिन इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी एक लिखित शिकायत की, हालांकि पुलिस अधीक्षक ने भी कोई कार्यवाही नहीं की।